हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी जैसे जानते हैं कि आगे कुछ टाइम बाद आपके जो DSSS के TGT PGT एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो क्यों ना आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दें। ये जो आज मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ये 2021 से 2025 के जो बेस्ट पॉसिबल क्रिटिकल MCQs हैं उन पर बेस्ड हैं, और कुछ क्वेश्चंस वो भी हैं जो लास्ट कुछ ईयर्स में आए हैं। तो आज का सेशन ना सिर्फ DSSS के लिए बल्कि यूपी TGT PGT के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप ये PDF फ्री में अवेल करना चाहते हैं तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। बस आपको वहां पर सर्च करना है द लिटरेरी हेवन और वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पर और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। Which of the following is a pastoral elegy written by John Milton on the death of Edward King? ये जो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, एडेनिस, लिसिडस, थायरसिस, इन मेमोरियम। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप 1 मिनट का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आप इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, जिससे कि आपको आपकी तैयारी कितनी चल रही है इसका भी आइडिया साथ के साथ लगता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं ए पेस्टोरल एलिजी क्या है। पेस्टोरल एलिजी एक ऐसी पोम होती है जहाँ पर आप किसी को मोर्न कर रहे होते हैं, किसी के लॉस को, यानी कि कोई किसी का लव्ड वन है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई उससे बिछड़ जाता है तो उसके लॉस को हम मोर्न करते हैं। और पेस्टोरल एलिजी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर हम एक तरह से शेफर्ड जो होता है उसके कैरेक्टर को प्ले करके अपने किसी लव्ड वंस की लॉस को मॉर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है लिसिडस। ये आप सभी को आई होप आपने करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क किया होगा। जॉन मिल्टन की जो पोएम है द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग के ऊपर यहाँ पर है लिसिडस, जिसको उन्होंने लिखा था कमेमोरेट करते हुए एडवर्ड किंग जो उनके ही कैम्ब्रिज के उनके फ्रेंड थे। और यहाँ पर उन्होंने 1637 में इस पोएम को कंपोज किया था। ठीक है, ओके। उनके फ्रेंड का नाम क्या था? एडवर्ड किंग। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो एडेनिस है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी पीबी शैली ने। ये आपको आई होप पता होगा, पीबी शैली ने। यहाँ पर जितनी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब ही PYQs हैं, तो आप इसको ज़रूर से ध्यान से लर्न करिए और मुझे ज़्यादा उम्मीद तो यही है कि आपको ये सब चीज़ें पता होंगी और साथ के साथ आप रिवाइज भी कर रहे हैं मेरे साथ। और ये किसके लिए लिखी थी उन्होंने? फॉर जॉन कीट्स, जो उनके फ्रेंड थे जॉन कीट्स। ठीक है, और ये कंपोज करी थी उन्होंने 1821 में। ठीक है, एंड ये भी हो गया हमारा। और हम बात करते हैं अब थायरसिस की। थायरसिस किसने लिखी थी ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताते चलती हूँ, ये लिखी थी मैथ्यू आर्नल्ड ने। ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड ने। ये भी उनके जो फ्रेंड थे उनके लिए ही उन्होंने कमेमोरेट करके लिखी थी। और उन फ्रेंड का नाम क्या है ये भी आपका PYQ है, तो इसको भी आप ध्यान से लर्न करिए। इनके फ्रेंड का नाम था आर्थर यू। यहाँ पे जो स्पेलिंग है इनकी, आर्थर ह्यू क्लोफ। ठीक है, ये उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी और कब लिखी थी? इन दिसंबर 1865।
आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। एंड इन मेमोरियम, इन मेमोरियम किसने लिखी थी? ये लिखी थी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इन सभी राइटर्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि ये मेजर राइटर है और इन सब के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं इनके वर्क से रिलेटेड, ठीक है। और ये इन्होंने लिखी थी अपने ही फ्रेंड के लॉस पर। जो उनका फ्रेंड था उसका नाम था आर्थर हेनरी हेलम। ओके, आपको कहीं भी देखिए एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये मिले कि ये पोएम उन्होंने किसको डेडिकेट करी थी, तो आपको आंख बंद करके इस नाम को मार्क कर देना है, ठीक है, आपका सही होगा। ये मतलब अपने फ्रेंड से इतना प्रेम भाव रखते थे, इतना प्रेम करते थे कि न जाने कितनी ही पोएम्स इन्होंने अपने फ्रेंड A.H. हेलम के लिए डेडिकेट करते हुए लिखी थी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच फेमस पोएम बाय T.S. एलियट। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ इज द ओपनिंग लाइन, इनमें से जो आपको यहाँ पर 4 पोएम दी गई हैं इनमें से किसकी ओपनिंग लाइंस हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना D-SSB में आते रहते हैं क्योंकि ये जो पैटर्न है ये UGC नेट का भी पैटर्न है। ओपनिंग लाइंस एंड क्लोजिंग लाइंस, जो फेमस पोएट्स हैं उनके फेमस वर्क से, यानी कि मेजर पोएट्स और मेजर राइटर्स के वर्क से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है, आप वीडियो को पॉज करिए और करेक्ट आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको ये नहीं आता है तो भी आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि सबसे फेमस जो पोएम है इनकी T.S. एलियट की वो है द वेस्टलैंड, ठीक है। तो ये इनका करेक्ट आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज द कैरेक्टर कैलिबान अपीयर। आपको ये जरूर याद रखना है क्योंकि शेक्सपियर मेजर राइटर हैं एलिजाबेथन पीरियड के, ठीक है। तो उसके सारे वर्क्स आपको याद होनी चाहिए, कौन से ट्रेजेडीज हैं, कौन सी रोमांसेस हैं, कौन सी कॉमेडीज हैं, ट्रेजिक कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी, सब आपको याद होनी चाहिए और उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, द टेम्पेस्ट, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये जरूर आता होगा और इसको मैं डायरेक्ट ही बताना चाहूंगी, जॉफ्री चौसर, ठीक है। और आप सब लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर आते ही आपको पॉज करना है, उसके आंसर्स आपको करेक्ट कमेंट में लिखने हैं और मैं पर्सनली चेक करूंगी कि किस के जो है कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम साथ साथ में प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच रोमांटिक पोएट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सारे ही रोमांटिक पोएट्स हैं, ठीक है। पीबी शैली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, ये सेकेंड जनरेशन के, ठीक है, और रोमांटिक पोएट्स हैं। और यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ये फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट हैं। रोमांटिक एरा की जो शुरुआत है वो इन्हीं से हुई थी। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बात हो रही है, नेगेटिव कैपेबिलिटी किसका टर्म है, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी ये जॉन कीट्स ने कॉइन किया था। कब कॉइन किया था? 1817 में अपने लेटर्स के थ्रू, ठीक है। लेटर्स टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स,
ठीक है, अपने ब्रदर्स को इन्होंने लेटर लिखते हुए इन लेटर्स में ये टर्म कॉइन किया था। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है ऐसे राइटर्स के पास में, ऐसे जो महान राइटर्स होते हैं, ये एबिलिटी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जहाँ पर वो जो चीज़ें हैं एज इट इज़ उनको दिखाएं, किसी परफेक्शन या रिजिडिटी के साथ में अपने कैरेक्टर्स को ट्रीट ना करें। यानी कि अगर किसी कैरेक्टर में, किसी वर्क में कोई एम्बिगिटी है, कोई अनसर्टेनिटी है, कुछ डाउट है, तो उसको एज इट इज रहने दें, उसको जबरदस्ती फैक्ट या रीजन के साथ में प्रेजेंट ना करने की कोशिश की जाए, तो उसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। और इसका जो उन्होंने प्राइम एग्जाम्पल दिया है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, प्राइम एग्जाम्पल उन्होंने शेक्सपियर को माना है। ठीक है, ओके। उन्होंने कहा है कि अपने वर्क में जो कैरेक्टर है, जो उनकी स्टोरी लाइन है, प्लॉट है, उसको वो एज इट इज प्रेजेंट करते हैं, उसमें जबरदस्ती कोई फैक्ट और रीजन के पीछे वो भागने की कोशिश नहीं करती हैं। अगर किसी कैरेक्टर में कोई एम्बिग्यूटी है, कोई डाउट है, जैसे कि हैमलेट का कैरेक्टर है, टू बी और नॉट टू बी, वो इसी उधेड़-बुन में रहता है, इसी डाउट में, अनसर्टेनिटी में रहता है कि उसको अपने जो अंकल हैं क्लॉडियस, उसको किल करना है या नहीं करना है। तो देखिए, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमारी जो लाइफ है उसमें एकदम फैक्ट और रीजंस के साथ में ज़िंदगी नहीं लीड की जा सकती है। वहाँ पर डाउट्स भी होते हैं, अनसर्टेनिटी भी होती है चीज़ों को लेकर के। ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। तो शेक्सपियर भी अपने कैरेक्टर्स को इसी तरह से प्रेजेंट करते थे। तो जॉन कीट्स के अकॉर्डिंग शेक्सपियर जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी के प्राइम एग्जाम्पल थे, एपिटमी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी उन्होंने शेक्सपियर को माना है। और इसके ऑपोजिट उन्होंने जो एसटी कोलरिज है, एसटी कोलरिज, ये भी फर्स्ट जनरेशन पोएट थे, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट। ठीक है, तो इनको उन्होंने कहा है इनमें बिल्कुल भी ये एबिलिटी नहीं है। किस चीज की एबिलिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी की एबिलिटी उनके पास नहीं है। क्योंकि जैसा कि उन्होंने, आपने शायद पढ़ा होगा अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क में भी, उन्होंने फैक्ट और रीजंस को ही तवज्जो दी है, उसको बार बार वेटेज दी है कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए, और लैंग्वेज जो है पोइट्री की, आम लैंग्वेज हम नहीं यूज़ कर सकते, पोइट्री की लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, और जो फैलेसीज हैं, जो इमेजिनेशन है, वो इन तरह की होती है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी को डिस्क्राइब किया है अपने लेटर्स में। और ये लेटर्स कब उन्होंने लिखे थे? 1817 में अपने ब्रदर्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच विक्टोरियन नोवेलिस्ट यूज्ड द pseudonym मैरी एन इवांस? ये आपको पता है। देखिए, विक्टोरियन एरा जो है ना, ये इतना भयानक एरा मुझे लगता है फॉर विमेन राइटर्स। ठीक है, यहाँ पर विक्टोरियन जो नोवेलिस्ट थे, यहाँ पर इस सोसाइटी में विमेन्स की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी सबमिसिव थी। यानी कि जो चीज़ें हैं विमेन के लिए ठीक नहीं थी, और यहाँ पर विमेन राइटर्स को ओपनली राइटिंग करने के लिए भी एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो यहाँ इस एरा की, खासकर इस एरा की, यानी कि इससे पहले भी, तो जो विमेन राइटर्स थी, फीमेल राइटर्स, उनको राइटिंग करने के लिए मेल नेम, सूडो मेल नेम अडॉप्ट करने पड़ते थे। तो मैरी एन इवांस किसका रियल नेम है, ये आपको बताना है। यहाँ पर जॉर्ज एलियट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनकी फेमस नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस, ठीक है, ये शायद आपके ग्रेजुएशन में भी प्रिस्क्राइब्ड जरूर होगी, आपने ये पढ़ी होगी। तो ये किसका सूडोनेम है? जॉर्ज एलियट। ठीक है, जॉर्ज एलियट ये सूडोनेम है। ओके, इनका रियल नेम क्या है? मैरी एन इवांस। देखिए, मैरी जो है ये फीमेल नेम है, और जॉर्ज क्या है? ये मेल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न प्रोमीथियस इज द सबटाइटल ऑफ विच फेमस 19th सेंचुरी नॉवल? ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, वीडियो पॉज करके आपको सही आंसर मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है?
सही आंसर है द प्रोमीथियस, द मॉडर्न प्रोमीथियस। ये आपको सब टाइटल भी याद होने चाहिए। मेजर मेजर जो वर्क्स हैं उनके आपको सब टाइटल भी पता होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो मॉडर्न प्रोमीथियस किसका है? फ्रैंकेस्टाइन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ड्रैकुला। ड्रैकुला किसका वर्क है? ये आपको कमेंट में भी बताने हैं सबके आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए। देखिए ड्रैकुला किसका वर्क है? ड्रैकुला है एक आयरिश ऑथर है, ठीक है, आयरिश ऑथर ब्रैम स्टोकर, ओके। और ये वर्क है 1897 का, ठीक। ये फ्रैंकेस्टाइन आपको पता ही है, मैरी शैली का वर्क है, फेमस वर्क है उनका। और मैरी शैली कौन है? वाइफ ऑफ पीबी शैली, ठीक है। ये आया था 1818 में, ओके। नाउ वुदरिंग हाइट्स। वुदरिंग हाइट्स इज द फेमस नोवेल ऑफ एमिली ब्रॉन्टी, ओके। ये आया था 1847, सॉरी 1847 अंडर द पेन नेम एलिस बेल, ओके। इस नेम से उन्होंने ये वर्क को 1847 में पब्लिश कराया था, ठीक। नेक्स्ट जेन एयर। ये है फेमस नॉवल शार्लट ब्रॉन्टी का, ठीक है। और ये पब्लिश हुआ था 1847 में अंडर द पेन नेम कर बेल, ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड द डिस्टोपियन नोवेल 1984? ये बहुत ही फेमस वर्क है 1984। इससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और आपको वीडियो पॉज करके आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज ऑरवेल। ये आपको पता होगा, ठीक। और डिस्टोपियन नॉवेल्स वो होते हैं जिन नॉवेल्स में हमारी जो सोसाइटी है उसकी रियलिटी दिखाई जाए, जहाँ पर डीह्यूमनाइजिंग चीज़ें दिखाई जाएं, यानी कि ह्यूमंस को बिल्कुल डीह्यूमनाइज कर दिया गया है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारी सोसाइटी एक ब्रोकन सोसाइटी है, ठीक है। इस तरह के नोवेल्स में आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, प्लॉट देखने को मिलेंगे, वो डिस्टोपियन नोवेल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिक्शनल टाउन ऑफ वेसेक्स इज द सेटिंग फॉर द नॉवेल्स ऑफ। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। वेसेक्स का जो टाउन है ये किसकी सेटिंग हुआ करता था? थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं उसमें आपको ये एक इमेजिनरी टाउन है, ठीक है, इमेजिनरी टाउन है। रियल में कोई टाउन नहीं है, कोई सिटी, कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, कोई प्लेस नहीं है ऐसा रियल में। जैसे कि हमारे आर के नारायण के वर्क्स में था मालगुडी डेज, ठीक है ना, और भी उनके वर्क हैं। तो मालगुडी नाम का जो प्लेस है ये एक्चुअल में ऐसा कोई प्लेस है ही नहीं, उनका इमेजिनरी प्लेस है, इमेजिनरी टाउन है। तो इसी तरह से थॉमस हार्डी की जो वर्क्स हैं उसमें उन्होंने एक वेसेक्स नाम के प्लेस को क्रिएट किया है। नेक्स्ट, which novel by Virginia Woolf features a protagonist who changes gender across centuries? तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आई गेस आपको पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑरलैंडो, ठीक। तो ये आपको देखने को मिलेगा एलिजाबेथन, इसमें एलिजाबेथन टाइम से मॉडर्न टाइम तक एक जो मेल बॉर्न है, ठीक है, मेल बॉर्न पर्सन है वो किस तरह से अक्रॉस सेंचुरीज ट्रैवल करता है। ट्रैवल इन द सेंस
अपनी लाइफ जीता है और 100 ईयर्स में उसको कुछ चेंज होता है उसके साथ में उसकी लाइफ में। ठीक है, तो ये अगर आप चाहें तो इसकी समरी आप गूगल से या किसी एनिमेटेड वीडियो से आप इसकी देख सकते हैं। ठीक है, एंड बाय द वे ये एक बायोग्राफिकल, सॉरी, ये एक बायोग्राफिकल सेटायरिकल नेचर की वर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अपने थर्ड सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी। तो हमारा इस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का 11th क्वेश्चन है। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज पॉपुलराइज्ड बाय। ये जो टर्म है ये पॉपुलराइज किसने किया था? यहाँ पर देखिए ये नहीं पूछा गया कॉइन किसने किया था। ओके, इसका आंसर आपको देना है इस क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा टीएस एलियट। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछा जाता, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू हियर, ये टर्म कॉइन किया गया था वॉशिंगटन एल्स्टन नाम के एक अमेरिकन पेंटर भी थे और पोइट भी थे। ठीक है, तो ये टर्म कॉइन बहुत ही पहले कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था टीएस एलियट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of the seminal critical work Biographia Literaria? इस वर्क के बारे में हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्क है, इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट सदे एंड विलियम हेजलेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which critic defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings? Options are John Keats, P.V. Shelley, William Wordsworth and Matthew Arnold. तो देखिए ये जो डेफिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के लिए डेफिनेशन दी थी। ठीक है, व्हाट इज पोइट्री? तो उनके अकॉर्डिंग पोइट्री जो है एक पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। जब हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं तो जो पोइट्री है वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होती है। हमें उस पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती कि बैठकर हम सोचें और उसकी राइम स्कीम और उसकी मीटर पर हम इतना ध्यान दें। जब हमारी फीलिंग्स इतनी पावरफुल होती हैं, ओवर पावर कर जाती हैं हमारे इमोशंस पर, तो पोइट्री ओवरफ्लो ऑटोमेटिकली होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टचस्टोन मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच विक्टोरियन क्रिटिक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी साथ के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर वॉल्टर पेटर, मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन रस्किन एंड थॉमस कार्लाइल। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है मैथ्यू आर्नल्ड। ओके, ये इन्होंने टचस्टोन मेथड दिया था जो हमारे ग्रेट मास्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि होमर, वर्जिल, इन सब के जितना अच्छा वर्क लिखना सबके बस की बात नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने टचस्टोन मेथड दिया था जिससे कि सबके जो वर्क हैं उनको हम एनालाइज और क्रिटिक कर पाएं कि वो एक अच्छा वर्क है या अच्छा वर्क नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था अपने वर्क में। इस मेथड के बारे में उन्होंने बात की और सबसे ताज्जुब वाली बात है कि जो हमारे चौसर साहब हैं उनको कहते हैं ये एक ग्रेट पोएट नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग टचस्टोन मेथड के अकॉर्डिंग, मैथ्यू आर्नल्ड के टचस्टोन मेथड के अकॉर्डिंग वो चौसर को एक ग्रेट पोएट नहीं मानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पोस्ट कॉलोनियल और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से। 15th क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द गाइड विच वन द साहित्य अकादमी अवार्ड? ऑप्शंस आर राजा राव, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड अनीता देसाई। ये सारे हमारे मेजर इंडियन राइटर्स हैं। इनके सारे वर्क्स को आपको देखना ही है कि इनके कौन कौन से वर्क्स हैं और कौन से ईयर में आए हैं, और उनकी आपको समरी भी पढ़ के जानी है एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर मार्क करेंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है द गाइड किसने लिखी है? ये आर के नारायण का फेमस वर्क है जो पब्लिश हुआ था, पब्लिश्ड इन 1958, और इनको अवार्ड मिला था इस बुक के लिए 1960 में। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ओके, यहाँ पर अकादमी है ये। ओके, नेक्स्ट, अनटचेबल एंड कुली आर फेमस वर्क्स बाय विच इंडियन राइटर? ए अरुंधति रॉय, बी सलमान रश्दी, सी मुल्क राज आनंद एंड डी विक्रम सेठ। ये सारे आपको इम्पोर्टेंट राइटर्स यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है अनटचेबल और कुली का करेक्ट आंसर। तो ये आपको आई थिंक टिप्स पर ही काउंट होंगे आपके। ये मुल्क राज आनंद का, ये दोनों वर्क मुल्क राज आनंद के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो ये आप इजीली क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आर निज़िम इज़किल, कमला दास, जयंता महापात्रा, ए के रामानुजन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है निज़िम इज़किल। ठीक है, कमला दास हमारी कन्फेशनल पोएट है। ओके, कहीं भी आपको दिखे अगर इंडियन नेम्स में से कन्फेशनल पोएट, तो आपको कमला दास ही मार्क करना है। और अगर आपको इंग्लिश कन्फेशनल पोएट में कहीं भी दिखे सिल्विया प्लाथ, ठीक है, और भी हैं, लेकिन ये एक मूवमेंट था, एक तरह का कन्फेशनल पोएट्स का एक ग्रुप था, तो उसमें फेमस नाम आपको सिल्विया प्लाथ अगर कहीं दिखता है तो आपको आईज क्लोज करके ये नाम मार्क करना है, और इंडियन कन्फेशनल पोएट्स में से आपको कमला दास मार्क करना है। हालांकि इस 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है निज़िम इज़किल। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेरी डिवाइसेस एंड मूवमेंट से हमारा सेक्शन 5th यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, अ सोनेट typically consist of how many lines? 12, 14, 16 और 10। जो सोनेट होती है वो एक राइम स्कीम फॉलो करती है। जैसे कि हमारे, मैं आपको यहाँ पर अभी सिर्फ 2 मेजर सोनेट्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहला है पेट्रार्कन सोनेट। ओके, पेट्रार्कन सोनेट्स, जिसको हम इटालियन सोनेट्स भी बोलते हैं। ओके, इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, या फिर सी डी सी, सी डी सी। ठीक है, ये पेट्रार्कन सोनेट यानी कि इटालियन सोनेट की ये राइम स्कीम होती है। और दूसरे हमारे मेन सोनेट्स हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स। ओके, शेक्सपियरियन सोनेट्स जिनको हम इंग्लिश सोनेट्स भी बोलते हैं। इसकी राइम स्कीम आपको इजीली लर्न हो जाएगी।
ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ, जी जी। ठीक है, कहीं भी आपको आता है कि लास्ट की सेकंड कपलेट है, यानी कपलेट यानी कि दो लाइंस हैं, तो वहां पर आपको मार्क करना है कि ये शेक्सपियरियन सोनेट है। ठीक है, और इस तरह की आपको फोर क्वार्टरेंस में फोर फोर क्वार्टरेंस ऑफ फोर लाइंस, ठीक है, तो आपको मार्क करना है पेट्रार्कन सोनेट। ठीक, तो यहाँ पर आप अब मुझे काउंट करके बताइए कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं। देखिए लाइंस उतनी ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है 14। तो 14 लाइन की सोनेट होती है, लेकिन इस सोनेट का फॉर्म थोड़ा सा यहाँ पर शेक्सपियर ने चेंज कर दिया था। यहाँ पर 3 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइंस एंडिंग विद कपलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट से। ये आपको याद होगा, लेट 19th सेंचुरी का एक मूवमेंट था। ठीक है, 19th सेंचुरी का मूवमेंट था जो किसकी यूटिलिटेरियन और बहुत ही ज़्यादा अजीब सी जो सोसाइटी चल रही थी, जो रिजिडनेस चल रही थी विक्टोरियन सोसाइटी में, विक्टोरियन सोसाइटी के रिजिड रूल्स को चैलेंज करती थी। ठीक है, ये जो मूवमेंट था ये चैलेंज करता था विक्टोरियन सोसाइटी के रिजिड रूल्स को। ओके, ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि लिटरेचर में भी। ओके, तो ये देखने को मिला था हमें एस्थेटिसिज्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल इज कॉल्ड। ये आपको फिगर ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। नंबर 1 मेटोनिमी, नंबर 2 सिनेक्डकी, नंबर 3 हाइपरबोल एंड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिनेक्डकी, यानी कि एक बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कोई छोटी चीज या फिर इसके पार्ट से हम इस बड़े को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि द क्राउन इज कमिंग। ठीक है, क्राउन मतलब यहाँ पर कोई जो क्राउन है, एक्चुअल कोई ताज है वो थोड़ी ना चलकर आएगा। क्राउन का यहाँ पर मतलब है किंग। ठीक है, तो किंग इज कमिंग, तो हमने एक छोटे से किंग की और भी अटायर है ना, तो उस चीज को ना बोल के हमने सिर्फ एक छोटे पार्ट से बता दिया किसके बारे में, कि किंग आ रहा है। ओके, तो इस तरह से जब आपको कोई छोटी चीज या किसी एक पार्ट से आप किसी पूरी होल चीज को आप रिप्रेजेंट कर पाए तो उसको कहते हैं सेनेक्टकी। 21 the theater of the absurd is a term coined by, options are A Samuel Beckett, B Martin Esslin, C Harold Pinter, D John Paul Sartre। Jean Paul Sartre और सैमुअल बेकेट, मार्टिन एस्लिन, हैरोल्ड पिंटर, ये सारे आपको मॉडर्न टाइम के राइटर्स, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न टाइम के राइटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये टर्म किसने कॉइन किया था। इसका करेक्ट आंसर मार्टिन एस्लिन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच मीटर इज कॉमनली यूज्ड इन शेक्सपियरियन सॉनेट्स। अभी हमने बात की थी जो शेक्सपियरियन सॉनेट हैं जिसकी राइम स्कीम हमने पीछे डिस्कस करी थी। ठीक है, ए बी, सी डी,
EF, EF एंडिंग विद अ कपलेट GG। ठीक है, तो ये राइम स्कीम के साथ में आयम्बिक पेंटामीटर होता है तो वो शेक्सपियरियन सोनेट कहलाता है। सोनेट्स की पॉपुलर जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द प्ले वेटिंग फॉर गोडो। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। ये आपके शायद ये ग्रेजुएशन में भी ये वर्क प्रिस्क्राइब्ड होगा। मैंने भी अपने ग्रेजुएशन में इस वर्क को पढ़ा है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर नीचे कमेंट्स में देना है। ओके, आपको इसका आंसर कमेंट्स में देना है। आपके ऑप्शंस देख लीजिए, यूजीन ओनील, सैमुअल बेकेट, आर्थर मिलर एंड टेनेसी विलियम्स। ठीक, आंसर, इसका करेक्ट आंसर आप लोग ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेक पोएट्स ग्रुप इंक्लूड्स वर्dsworth, कोलरिज एंड हु एल्स। लेक पोएट्स में 3 पोएट्स इंक्लूड थे। ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पर बताया एक वर्ड्सवर्थ है, एक कोलरिज है, और इनमें से कोई एक पोएट है जिसका नाम आपको बताना है। लेक पोएट्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में यानी कि हमारे यूके में एक लेक डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि कोई जगह थी लेक नाम की, तो वहां से ये सारे जो पोएट्स हैं वो बिलोंग करते थे। ठीक है, तो उसमें आंख बंद करके आपको रॉबर्ट सदे मार्क करना है। ठीक है, ये तीनों ही फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स थे। ठीक है, फर्स्ट जेन रोमांटिक पोएट्स। ठीक है, और दूसरा एक पोएट ग्रुप था सेटनिक ग्रुप ऑफ पोएट्स। उसमें कौन कौन थे? पीबी शैली एंड लॉर्ड बायरन। ठीक है, और ये जो नेम है सेटनिक ग्रुप ऑफ पोएट्स, ये टाइटल इनको रॉबर्ट सदे ने ही दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पीबी शैली और लॉर्ड बायरन को सेटनिक ग्रुप ऑफ पोएट्स, लॉर्ड बायरन एंड पीबी शैली को रॉबर्ट सदे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि शेक्सपियर की हर एक चीज आपको रट के जानी है, चाहे इनकी सोनेट्स हो या फिर इनके प्लेज हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सी ट्रेजेडी नहीं है। ठीक है, मैकबेथ, ये तो आपको पता ही है, मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। तो यहाँ पर इस नोट को आपको जरूर ध्यान रखना है। मैकबेथ क्या इसका आंसर होगा? नो। किंग लियर, यहाँ पे किंग लियर के ही डाउनफॉल को दिखाया है, तो ये भी नहीं होगा। ओथेलो, ओथेलो भी एक ट्रेजेडी है, तो आपका आंसर होता है 12th नाइट। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपने मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को टैकल भी किया होगा। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप सबका स्कोर क्या रहा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर प्रिपेयर करना है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।